दोस्तों नमस्कार। आज अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली के शराब नीति घोटाले के मामले में जहां 13 महीने पहले से मनीष सिसोदिया जेल में थे, फिर संजय सिंह जेल में, और अब आज अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई। अरविंद केजरीवाल को 9 बार ईडी ने सम्मन भेजा और केजरीवाल लगातार कोर्ट की शरण में थे। ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी के जरिए उन्हें जेल भेजना चाहती है, और ये भी कह रहे थे कि चुनाव में वो डरी हुई है और इसलिए वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल बाहर रह करके भाषण न दे सकें, लोगों के बीच में न जा सकें। ये जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के कानूनी पहलू क्या है, ईडी के इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक क्या प्रभाव होगा, और नरेंद्र मोदी आखिर करना क्या चाहते हैं। हेमंत सोरेन को कुछ दिनों पहले झारखंड के सीएम को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में भी कोई ठोस सबूत ईडी के पास नहीं है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में जिस समय फ्लोर टेस्ट हो रहा था उनकी सरकार का, उनके भाई जो सीएम बने, उस समय उन्होंने ये दम ठोक करके कहा था कि जिस मामले में मुझे जेल भेजा गया है उसका कोई ठोस प्रमाण अगर दे दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। बावजूद इसके झारखंड जैसे राज्य का आदिवासी सीएम जेल पहुंचा दिया गया, और अब अरविंद केजरीवाल, और वो केजरीवाल वो हैं जो आम आदमी पार्टी बना करके 2013 में सीधे चुनाव मैदान में आते हैं और पहली ही बार बड़ी सफलता दिल्ली में हासिल करते हैं, और फिर दूसरे इलेक्शन में तो इतनी सीटें उन्होंने जीती कि रिकॉर्ड बना दिया। अब वही अरविंद केजरीवाल जो लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे, और यह माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की उस पूरे राजनीति को अगर कोई व्यक्ति बेहद मजबूती के साथ काउंटर कर सकता है, खास करके हिंदुत्व की राजनीति को, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और काउंटर का मतलब ये नहीं विरोध करके, बल्कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेल करके भी अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने मुश्किलें पैदा कर रहे थे। गुजरात के चुनाव में तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि नोट पर लक्ष्मी का फोटो होना चाहिए, और ये केजरीवाल का पैंतरा बहुत भारी पड़ गया था बीजेपी को। तो वो केजरीवाल हैं जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो किसी से बचे रहें किसी तरह से। आज उनकी गिरफ्तारी हुई है तो एक जो सबसे बड़ा संवैधानिक मसला है कि क्या केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रह पाएंगे। उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। जो आतिशी हैं उनकी विधायक, उनके नेता, उन्होंने तो कहा कि संविधान का कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्ति को जेल के भीतर से सरकार चलाने से रोकता हो, और यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, जेल से वो सरकार चलाएंगे। लेकिन क्या ऐसा नरेंद्र मोदी होने देंगे? क्या इसके लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है कि वो जेल में बैठ करके सरकार चलाएं, या असली खेल यही करना है कि केजरीवाल को यहां से हटा देना, दिल्ली से हटा देना, और दिल्ली में कोई बड़ा खेल कर जाना, और वो बड़ा खेल राज्यपाल के जरिए, राष्ट्रपति के जरिए, क्या वहां कोई राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? ये एक संवैधानिक प्रश्न होगा, और मुझे लगता है कि ये मसला तो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। तब तक अरविंद केजरीवाल जेल से ही वो चलाएंगे। लेकिन असल में जो खेल है वो है लोकसभा चुनाव का। अब लोकसभा चुनाव में क्या मोदी करना चाहते हैं ईडी के जरिए, मैं इस सवाल पर आऊं उसके पहले यह भी बता दूं कि ये जो खेल हो रहा है वो दरअसल समूचे विपक्ष को कमजोर करना, उसको इतना कानूनी रूप से तंग कर देना कि ताकि वो खड़ा ना हो सके, कानून में उलझा करके रखना, उसकी सारी संपदा को, संसाधनों को कमजोर कर देना, छीन लेना। ये कांग्रेस ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल ने, सोनिया जी ने और खड़गे जी ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है,
सारे हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। और दूसरा, ईडी के जरिए कानूनी मसले में फंसाना। और ये जो घोटाला है कथित रूप से शराब नीति घोटाला, इसमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, 1 रुपए की हेरा फेरी का मामला नहीं आया। खुद हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया के बारे में एक जज ने कहा था कि ये तो चुटकियों में उड़ा देने वाला केस है, लेकिन वो जमानत नहीं देते। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या जुडिशरी पर कोई दबाव है? अगर उस मामले में 1 भी रुपए की वसूली नहीं हुई है, कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल में क्यों है? अरविंद केजरीवाल की उसी मामले में गिरफ्तारी क्यों होती है? ये जुडिशरी पर सवाल हो रहा है। और कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि जुडिशरी के साथ साथ जो पूरा वकीलों का तंत्र है वो भी इसमें लगा हुआ है। इतिहास का हवाला अगर दें तो देश की गुलामी से आज़ाद कराने में बैरिस्टरों का बड़ा हाथ था, वकीलों का बड़ा हाथ था। उसमें चाहे मोतीलाल नेहरू रहे हों, महात्मा गांधी हों, सरदार पटेल हों, डॉक्टर अंबेडकर हों, ये सब वकालत के पेशे से आए थे। सरदार पटेल जैसे लोग, वो नेहरू, ये सब वकालत के पेशे में थे और उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी। आज जो सरकार के साथ जुड़े हुए वकील हैं वो एक तरह से इस आज़ादी को बेच रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इस केस में असल में है क्या, लेकिन फिर भी खड़े हो जाना। तो आप तो एक तरह से उस जो सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। अब असली जो सवाल है कि क्या इसके जरिए मोदी जी करना चाहते हैं? बड़े बड़े जो घोटाले के आरोपी थे, चाहे वो अजीत पवार हो, अशोक चौहान हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ये जो सारे के सारे, एकनाथ शिंदे हो, ये सब बीजेपी में जैसे चले गए, ईडी इनके यहाँ छापा मारना भूल गई, रास्ता ही वो भूल गई। वो मस्त हो गए, अपना नींद ठीक से लेने लगे, सोने लगे कायदे से। लेकिन जो विपक्ष में है उसको इस तरह से प्रताड़ित करना, ये सारा खेल चल रहा है। और ये इसलिए चल रहा है कि आप उस कानूनी दाव पेच में उलझा दीजिए, संसाधन छीन लीजिए, और लोकसभा चुनाव वो कैसे लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हुआ है। और तब जब चुनाव आयोग भी सरकार की तरह बात कर रहा हो, एक पार्टी की तरह बात कर रहा हो। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, मीडिया पूरी तरीके से खरीदा जा चुका हो, तो वो गोदी मीडिया जिस तरह से आ भी चला रहा होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतना घोटाला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस घोटाले में कोई भागीदारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि उस घोटाले में लिप्त हो, लेकिन उसके पीछे कोई ठोस सबूत तो होने चाहिए। आप एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को जब आप गिरफ्तार कर रहे हैं कुछ एकड़ जमीन के मामले में, वो जमीन के सौदे में उनकी कहां भूमिका है, क्या है, ये देश के लोगों को पता तो होना चाहिए। लेकिन आप चुटकियों में आप जब चाहें गिरफ्तार कर रहे हैं। असल में जो खेल है वो है लोकसभा चुनाव का। और लोकसभा चुनाव में जो अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, असल में 200 पार नहीं हो रहा है। एक एक सीट पर मोदी की कैलकुलेशन है, मोदी की अपनी नजर है, और इसलिए कहां कैसे विपक्ष को कमजोर करके, खत्म करके, संसाधन विहीन बना करके चुनाव जीता जाएगा। जब लड़ने के लिए नेता ही नहीं होगा तो फिर ये बाकों पर दे दिया जाए, फिर ये चुनाव का ढोंग क्यों किया जाए? 7 सीटें दिल्ली की फंसी हुई, 7 में से 6 सीटें, 5 सीटें ये मानी जा रही हैं कि बीजेपी के हाथ से निकल रही हैं। पंजाब की 13 सीटें जहां पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हुए, और वो बीजेपी के लिए कोई स्पेस नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो भी है जो गुजरात गए थे, गुजरात में सीधी चुनौती उन्होंने मोदी को दी थी, तो क्या ये भी एक चिढ़ है? तो असली खेल तो लोकसभा चुनाव का है, और वहां पर कैसे वो सीटें जीती जाएंगी, इसके लिए विपक्ष को कमजोर कर देना, जेल में भेज देना, उन पर आरोप मढ़ देना। और ये देश भारत है, इंडिया है, यहां पे तो कोई थाने भी चला जाए तो वो बदनाम हो जाता है। कोई किसी बदनाम गली से निकल जाए तो वो अपने समाज में एक तरह से बहिष्कृत कर दिया जाता है, और अब आप तो जेल भेज रहे हैं। आरोप जब सिद्ध होंगे तब होंगे। जीएन साईं बाबा का केस देखा आपने, 10 साल के बाद बाइज्जत बरी। इसी तरह से न जाने कितने मामलों में लोग बाइज्जत बरी हुए, और ये खास करके ऐसी पृष्ठभूमि के हैं जो गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े दलित समाज से हैं, मुस्लिम हैं खास करके।
लेकिन यहां तो एक मुख्यमंत्री का मामला है, लेकिन विपक्ष का है। तो आज गिरफ्तारी हुई, 4 साल के बाद बाइज्जत बरी होगा, तब क्या होगा? 2G के और 3G घोटाला जो हुआ था, उसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसे आज भी प्रचारित किया जा रहा है मोदी की सरकार के द्वारा। ये जो असली खेल चल रहा है, वो खेल विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देना, कमजोर कर देना, और लोकसभा चुनाव में कोई कंपटीशन ही नहीं रहने देना। ऐसे क्या होगा 400 पार? और अगला निशाना क्या कोई और होने वाला है? शुक्रिया।